हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। जैसा कि हमने कल पिछले क्लास में देखा हुआ था, यहां तक हमने पढ़ लिया था और इसके आगे वाला जो आएगा इन्हीं से रिलेटेड आएगा। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसको एक बार जरूर से देखें, जिससे कि आपको आगे का क्लियर हो सके। अगर इस चैप्टर को एक बार समझ लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसलिए ऐसे चैप्टरों को पढ़ा रहे हैं कि जिससे कि आपका टाइम भी सेव हो सके और आप इजिली स्कोर भी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसका देख लेते हैं जो कल हम बताए थे, क्योंकि इन्हीं से हम पॉइंट अगर जो लिखेंगे अभी अगला पॉइंट इन्हीं से रिलेटेड रहेगा। तो देखिए क्या बताए थे, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट सबसे पहले बताए थे, तो ये आप देख लेंगे पिछले वीडियो में। प्रॉपर्टी क्या बताए थे कि जो हमारा सिस्टम को डिफाइन करता है वही हम उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। और क्या बताए थे कि जो मेजर हो सकता है, जैसा कि हमने बताया था कि किसी एक जैसे कोई वाटर है तो यहाँ पे आप बताओगे कि इस पॉइंट पे इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है या 15 डिग्री सेल्सियस है या इसका प्रेशर इतना है इस पॉइंट पे। तो वो सब हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं ऐसे चीजों को। तो हम उसको मेजर भी कर सकते हैं, तभी तो हम बता रहे हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस है कि 15 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम प्रॉपर्टी बोलेंगे। और क्या है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसा कि मेरा हीट है। जैसा कि हीट को हम क्या बताए थे कल वाले वीडियो में कि अगर ये फ्लो प्रोसेस होता है, जैसे 1 से 2 जा रहा है, तभी हम बोलेंगे कि हीट है या वर्क है। क्योंकि क्या होता है कि ये किसी एक पॉइंट पे नहीं होता। जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि ये W1 है या W2 है। इसको बोलना है तो हम बोलेंगे कि W1 से 2 है, मतलब यहां से यहां जाने में इतना वर्क हुआ या यहां से यहां जाने में मेरा इतना हीट एब्जॉर्ब हुआ या रिजेक्ट हुआ, जो भी हुआ इसको हम पाथ प्रोसेस बोलते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, इसको हम W1 या Q1 ऐसे इस पॉइंट पे नहीं बोलते हैं। बट इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हमारा पॉइंट फंक्शन होता है। ये हम फर्स्ट लॉ में देखेंगे भी, उसके आउटकम्स में यही इसका प्रॉपर्टी है कि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो हमारा पॉइंट फंक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। पॉइंट फंक्शन को ही प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दैट कैन मेजर एट ए पॉइंट। तो पॉइंट वाले को जो भी मेजर कर सकते हैं उसको प्रॉपर्टी बोलेंगे, और जिससे हमारा सिस्टम डिफाइन हो जाता है। तो चलिए ये लास्ट में हम देखे थे कि स्टेट और प्रोसेस। तो देखिए प्रोसेस में क्या हो जाएगा, हीट और वर्क हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से 2 फ्लो एनर्जी होता है। ये 1 से 2 जाएंगे तभी आपका होगा। और 1 से 2 जाने के लिए क्या बोलते हैं, हम किसी एक प्रोसेस का ही नाम तो बोलेंगे। जैसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे ये 1 से 2 हो गया, ठीक है। ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी जा सकते हैं। तो इस सब सारे पे क्या होगा, ये वर्क जो होगा ये अलग अलग होगा। जैसे 1 से 2 गए तो ये 1 से 2 गए, यहाँ पे आप मान लीजिए कि 1 2 डैश और 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 1 2 डैश और 2, ठीक है। तो ये इज नॉट इक्वल टू 1 3 2। 1 से 3 जा रहे हैं और 2 जा रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है आपस में, क्योंकि इनका वर्क और इनका वर्क दोनों अलग अलग डिफरेंट होगा। तो इसको हम प्रोसेस बोलेंगे। लेकिन अगर हम पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या बताए थे, अभी पॉइंट होता है। तो अगर यहाँ पे 1 से 2 गए तो यहां से इस तरह जाए या इस तरह जाए दूसरे में पाथ से या दूसरे पाथ से, तो आपका इंटरनल एनर्जी जो होगा, पॉइंट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, U1 बोल देंगे, और इसको U2 बोल देंगे। बट इसको क्या बोलेंगे, Q1 से 2 प्रोसेस बोलेंगे, जो कि हमारा पाथ फंक्शन है। ये हमारा क्या होगा, पॉइंट फंक्शन है। तो ये हमारा U1 और U2 हो जाएगा। ये हम बताए भी हुए हैं, तो वहां पे आप लोग देख लेंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। जो सबसे पहला है इसी चीज पे बताए हुए थे। तो यहाँ पे चलिए इसको देख लेते हैं कि ये जो हमारा U1 U2 है ये हमारा पॉइंट फंक्शन है, और हीट और वर्क जो होता है वो हमारा पाथ प्रोसेस होता है, या जो हमारा डिपेंड करता है पाथ पे। बट ये हमारी चीज जो पॉइंट फंक्शन होती है वो डिपेंड नहीं करेगी। आप इधर से जाइए, जैसे इधर से जा रहे हैं या इधर से जा रहे हैं या इधर से जा रहे हैं, आपका जो ये वैल्यू है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये हमेशा सेम रहेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं ये जो हमारा U1 है इस इधर से गए तब भी U1 ही रहेगा, और U2 जो है इधर से गए तब भी U2 रहेगा, इधर से गए तब भी U2 रहेगा, और इधर से गए। तो ये हमारा पॉइंट फंक्शन है जो कि हमारा पाथ इंडिपेंडेंट है। तो चलिए इनसे कंक्लूड करके कुछ पॉइंट हम लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी और वर्क और हीट पे क्या होगा, जो कि जेई में आया हुआ है और चांसेस हैं कि आपके भी एग्जाम में आए, इसलिए ये सब चीजें करा रहे हैं। अब देखिए उन्हीं सब पॉइंट को हम एक साइड में लिख दिए हैं, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो आपको उतना नहीं याद करना है, वो समझाने के लिए बताए थे। जो हम आउटकम्स निकाले हैं उन दोनों का कंक्लूड करके ये है कि हमारा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी वो होता है जो सिस्टम को डिफाइन करे और मेजर कर सके। तो मेजर करेंगे तो किसी एक पॉइंट पे करेंगे। एक चीज और समझ लेते हैं, जैसे आप 1 से 2 जा रहे हैं, ठीक है।
1 से 2 प्रोसेस में जा रहे हैं, तो आप इसको तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम मानेंगे कि यहाँ पे मानेंगे कि यहाँ पे मानेंगे। तो हमारा जो पॉइंट रहता है, जैसे आप इस चीज को मान लीजिए 1 पॉइंट है, ठीक है, तो ये जो मेजर कर रहे हैं तो एक किसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही मेजर कर रहे होंगे। तो एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट फंक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम रहता है, तभी हम मेजर कर सकते हैं। तो ये चीज थी। अगर 1 से 2 जा रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे मेजर करें या यहाँ पे करें या यहाँ पे करें, तो ये हम चीज मेजर नहीं कर सकते। इस वजह से हमारा ये पाथ प्रोसेस हो गया और ये हमारा पॉइंट फंक्शन हो गया या स्टेट फंक्शन हो गया। तो ये देखिए सबसे पहले क्या लिखे थे कि ये पॉइंट फंक्शन होता है। अगर प्रॉपर्टी आ गया तो ये पॉइंट फंक्शन होगा और क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। ये दोनों सेम ही है, स्टेट या पॉइंट। और क्या होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हिस्ट्री, मतलब जो आप पास्ट हिस्ट्री या पाथ हिस्ट्री जो भी है, आप इधर से जाए या इधर से जाए, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है प्रॉपर्टी वाला। ये जो वैल्यू होगा u1 जो होगा, आप इधर से भी जाएंगे तब भी ये u1 होगा, इधर से जाएंगे। और u2 वाला अगर इधर प्रोसेस से जाए, 1 से जाए या 2 से जाए या 3 से जाए, तब भी ये आपका u2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारा पास्ट या हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस पाथ से आ रहे हैं, ठीक है। फिर एक चीज और होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो ये आप पढ़े भी होंगे। इसी चीज का आउटकम्स को बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जो कि आप फिजिक्स वाले चैप्टर में पढ़े भी होंगे। जो हमारा वर्क डन एनर्जी थ्योरम रहता है, उस चैप्टर में आपको बताया भी जाता है कि हमारा अगर इस प्रोसेस से जाए, इस प्रोसेस से जाए, इस प्रोसेस से जाए, अगर हमारा तीनों से सेम ही आता है तो हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलेंगे। अगर नहीं आता है तीनों से सेम तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको हम वर्क लेंगे, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्योंकि वर्क क्या होता है, हमारा पाथ प्रोसेस होता है, तो ये हमारा 1 से 2 जाएंगे तो हमारा ये अलग वर्क होगा, और इससे जाएंगे तो ये हमारा अलग वर्क होगा, और इस पाथ से जाएंगे तो ये हमारा अलग वर्क होगा। तो इसको आप देखे भी होंगे कि पीवी जो है डायग्राम पे शो करते हैं इस चीज को। और जो हमारा पीवी मतलब जो एरिया रहता है अंडर पीवी, उसी को हम वर्क बोलते हैं। जैसे आप ऐसे डिफाइन भी करते होंगे P.dv, ठीक है। तो एक तरह से यही बोल सकते हैं कि इसके अंडर का एरिया, मतलब समझ रहे हैं, 1 से 2 जाएंगे तो इसका एरिया बस ये हो गया, ठीक है। अगर ये इस वाले जो बीच वाला है, इस प्रोसेस पे जाए, इस पाथ पे जाए, तो ये देखिए ये एरिया इतना बढ़ गया, ये वाली चीज। और सबसे लास्ट वाले पे जाए तो ये देखिए ये चीज और बढ़ गई। तो ये देखिए सारी चीज डिपेंडेंट है, मतलब कि पाथ पे डिपेंड कर रहा है। बट यहाँ पे 1 से 2 जाए या इधर से जाए या इस साइड से जाए या इधर से जाए, आपका ये जो इंटरनल एनर्जी है या बहुत सारे हैं जो प्रॉपर्टी हैं, वो डिपेंड नहीं करते। जैसे टेम्परेचर है तो किसी एक पॉइंट पे सेम ही होगा। जैसे 1 हो गया तो ये T1 है, जो ये इस प्रोसेस से जाए तब भी आपका T1 ही रहेगा, या इस प्रोसेस से जाए तो आपका T2 ही रहेगा। तो ये टेम्परेचर हो गया, T2 हो गया, किसी एक पॉइंट पे मेजर कर लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे वर्क जो है और हीट है, इसी तरह हीट भी है। हीट को हम अगर एरिया अंडर द कर्व देखते हैं तो वो TS डायग्राम पे देखते हैं। ये सब चीजें हम देखेंगे, ये हमारा सेकेंड लॉ में आ जाता है और ये हमारा फर्स्ट लॉ के में ही देख लेंगे इस चीज को। तो ऐसे हम इस चीज को डिफाइन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताए थे कि पहला है प्रॉपर्टी में पॉइंट फंक्शन होना चाहिए। पॉइंट फंक्शन इसलिए क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है और उसके बाद हम इस चीज को मेजर कर सकते हैं कि इसका टेम्परेचर या प्रेशर या वॉल्यूम कितना है। फिर ये स्टेट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन होता है। फिर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री, मतलब ये डिपेंडेंट नहीं करेगा किस पाथ से आप आ रहे हो। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसी को बोलते हैं कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे 1 से 2 जाए या इधर से जाए या इस साइड से जाए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट थी, ये आप याद कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इसी चीज को अभी हम देखेंगे भी क्वेश्चन से। फिर क्या हो जाता है, फिर वर्क और हीट, ये दोनों हमारा जो होता है ये पाथ फंक्शन होता है। फ्लो एनर्जी बोलते हैं, जैसे कि ये 1 से 2 जाएंगे तो तभी आप 1 से 2 या Q1 से 2 लिखेंगे, या W1 से 2 या Q2 से 1 जो है हीट रिजेक्ट होगा तो 2 से 1 जाएंगे या 1 से 2 जाएंगे। ये आपको देखने को मिलेगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। फिर क्या है, ये बाउंड्री फिनोमेना, ये भी कभी पूछ लेता है कि जैसे वर्क क्या होता है, कुछ डिस्प्लेस करेंगे तो ये हम मान लेते हैं कि कुछ बाउंड्री मान लिए, ठीक है। अब इसको डिस्प्लेस करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो ये बाउंड्री क्रॉस होगी, तभी हम बोलेंगे कि कोई भी वर्क या हीट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बाउंड्री फिनोमेना है। और क्या है, ये डिपेंड ऑन पास्ट हिस्ट्री, अभी देखे भी थे कि ये 1 से 2 जाएंगे तो अलग होगा, इस साइड से जाएंगे तो अलग होगा। तो ये चीज थी इसमें। और इनएग्जैक्ट है, देखिए अगर आपका ये चीज सेम नहीं आता, जैसे हर एक पाथ अलग आता है, तो आप क्या बोलते हैं, उनको इनएग्जैक्ट बोलते हैं। और सबका सेम आता है, हर एक
प्रोसेस का या हर एक पाथ का, तो आप क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट बोलेंगे। तो ये 4 चीजें थी, आप समझ लेंगे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो जेई में आया हुआ है, बिल्कुल आसान है। अगर ये चीज जानते हैं तो आप डायरेक्ट ट्रिक कर पाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन आपका जेई एडवांस में आया हुआ है। इसी से रिलेटेड जो आसान क्वेश्चन रहते हैं थ्योरी वाले वही डाल देते हैं, तो इसलिए इस चीज को देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछा है, ठीक है। अब क्या है, पहला पॉइंट क्या है, वर्क इज ए स्टेट पॉइंट। अभी क्या बताए थे कि वर्क हमारा जो होता है ये डिपेंड करता है हर एक पाथ पे। तो अगर इस तरह से जाए तब भी अलग होगा, इस तरह से जाए तब भी अलग होगा, इस तरह से जाए तब भी अलग होगा। तो ये आप बोल सकते हैं कि स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी होना चाहिए और उस चीज को आप मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप बोलते हैं T1 है या प्रेशर है, यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो ऐसा तो नहीं बोलते हैं यहाँ पे जो है ये हम W1 है, वर्क हमारा ये W1 है, यहाँ पे W2 है, ऐसा तो नहीं बोलते। आप क्या बोलते हैं, W1 से 2 जाने में इतना हमारा वर्क लगा है। तो ये चीज हमारा पाथ प्रोसेस है। तो ये चीज हमारा क्या है, पहला पॉइंट आपका गलत है। तो आप ऐसे भी देखिए, आपका पहला ही पॉइंट मिल गया, तो आप यहीं से आंसर ट्रिक कर सकते हैं। अब देखिए टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन, तो सही बात है। टेम्परेचर क्या है, हम इस पॉइंट पे तो डिफाइन करते हैं टेम्परेचर को, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं और वो हमारा प्रॉपर्टी है। और क्या है, वर्क अपीयर एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो देखिए ये भी पॉइंट है कि जो हमारा वर्क कब कहेंगे, जब हमारा कोई भी एक बाउंड्री हमारा क्रॉस कर जाए तभी हम इसको वर्क को बोलेंगे कि वर्क हमारा हुआ है, ठीक है। अब आप यहीं पे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, आपका कोई वर्क हो ही नहीं रहा, डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा, तब थोड़ा ना बोलेंगे कि हाँ हमारा वर्क हुआ या कुछ भी हुआ है। तो जब तक आपका बाउंड्री एक नहीं क्रॉस होगा तब तक आप नहीं बोलेंगे कि हमारा वर्क हुआ है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, वर्क अपीयर एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। देखिए ये सारे पॉइंट जेई के हैं, तो उन्हीं चीज से रिलेटेड जो हम पॉइंट बताए थे वही चीज है, ठीक है। अब क्या लिखा है, चेंज इन द सिस्टम इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट आर स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन द सिस्टम क्या होता है, मतलब यहाँ से जो इनिशियल से फाइनल है आप ये बोल सकते हैं। तभी हम जैसे डेल्टा यू लिखते हैं, इंटरनल एनर्जी U1 माइनस U2, तभी लिख सकते हैं ना। ये जब हमारा डिफाइन हो, जब हमें पता ही नहीं रहेगा तब हम कैसे लिख सकते हैं कि ये हमारा U1 है, ये U2 है। और जब लिख लेंगे तो ये हमारा चेंज इन द सिस्टम भी डिफाइन कर देंगे। जब ये हमारा डिफाइन हो गया तो चेंज इन सिस्टम भी लिख सकते हैं आसानी से। तो वही पॉइंट दिया है कि चेंज इन द सिस्टम इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट आर स्पेसिफाइड। मतलब कि आपका ये जो सिस्टम है उसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड हो गया तो आपका चेंज इन सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए कुछ और चीजें आ जाती हैं इसमें प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम में, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं कि कैसा है। जैसे कि अब इसके अंदर में हम और आ जाते हैं, तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आया भी हुआ है, अभी देख भी लेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, पहले वाले को एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। आप देखे भी होंगे, देखिए हम जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिक्स करके पढ़ा रहे हैं, और जो हम नहीं पढ़ाएंगे जैसे कि हो गया न्यूमेरिकल्स, तो वो आसान है, आप एक बार अपने से कर लीजिएगा। हम यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट कवर करेंगे जो कि डायरेक्ट पूछा जाएगा, आप इजिली कर पाएंगे। एग्जाम में आया भी हुआ था कि ये जो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है वो क्या है, आइसेंट्रोपिक है कि क्या है। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, आपको बिल्कुल भी नहीं टाइम लगेगा जब हम ये चीज कवर करेंगे। तो 1 बाय 1 धीरे धीरे सारी चीजों को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम क्या होगा। यहाँ 2 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहला जो है हमारा एक्सटेंसिव होता है, दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब W1 कभी कभी पूछ देता है कि ये प्रॉपर्टी है कि नहीं वर्क वाले को, तो आप ध्यान दीजिएगा ये वर्क और हीट हमारा प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ऐसा ऑप्शन कहीं मिलता है तो आप तुरंत टिक कर देंगे कि हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, ये गलत है, यही ऑप्शन सही होगा। अब प्रॉपर्टी में आ जाते हैं ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव किसको बोलेंगे, जो कि मास पे डिपेंड करता है। अब जैसे जो टेम्परेचर हमने बताया था अभी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सब हमने सारी चीजें प्रॉपर्टी बताई थी, बट इनमें भी अब डिफरेंशिएट करने के लिए 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए हैं। पहला है कि एक्सटेंसिव और दूसरा है कि इंटेंसिव, जो कि आपका डिपेंड नहीं करेगा मास पे, वो होता है इंटेंसिव। आपको याद करने का सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं कि जैसे इंटेंसिव, तो इन क्या है, इनसे आप समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो इस तरह आप ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक बहुत सारे होते हैं, आपको सिंपली है कि ऑब्जर्व कीजिए, इनको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करके। जैसे आपको क्वेश्चन आया हुआ है ये BHU-BSc में, आइसोबार, ठीक है। अब लोगों को नहीं पता रहता कि आइसोबार क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइसोबार और आइसोटॉन में कौन सा है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा बना लीजिए जैसे आइसोबार है, तो मतलब आप इस चीज को बोल सकते हैं थोड़ा सा ट्रिक बना के कि आइसोबार मतलब आइसोभार,
ये इस चीज को बार को हम भार लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम बोल सकते हैं कि जिनका वेट बराबर हो, जैसे एटॉमिक मास जो है भार बराबर हो, तो उनको हम आइसोबार बोलेंगे। तो ऐसे आप चीजों को सिंपली याद करने का ट्रिक है कि आप ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे अब ये इंटेंसिव है तो हमें नहीं पता है, हम भूल गए कि हमारा कौन सा मास पे डिपेंड था कौन सा नहीं था, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास मतलब कि इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, इनसे इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, और जो हमारा डिपेंड करेगा मास पे उसको हम ये एक्सटेंसिव बोलेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, वॉल्यूम है और एंट्रोपी है, ठीक है। और ये क्या है, प्रेशर है, टेम्परेचर है और ये डेंसिटी है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, ये डेंसिटी है। चलिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे आप कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए, 1 और 2, ठीक है। तो अब देखिए वॉल्यूम तो आपका यहाँ पे मान लीजिए इसका वॉल्यूम V है, ठीक है। तो अब V1 वाले का वॉल्यूम क्या लिखेंगे, मान लीजिए हाफ पार्ट में डिवाइड किए हैं तो V1 वाले का वॉल्यूम लिख सकते हैं V/2, और V2 को क्या लिखेंगे V/2। तो देखिए ये आपको डिवाइड करने से डिवाइड हो जा रहा है। बट यहीं पे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जैसे मान लेते हैं किसी एक सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता है, T ही होता है। फिर जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T है। अब इस चीज को काट दिए, ठीक है। अब पूछा गया है कि T1 और T2 का टेम्परेचर क्या होगा, तो अब T1 और T2 का टेम्परेचर तो T ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि T1 का टेम्परेचर T2 का टेम्परेचर T/2 हो गया आपको आधा काटने से। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। आप मास इतना बड़ा लीजिए या छोटा लीजिए, इस पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर ये डिवाइड हो जा रहा है, अगर मास पे डिपेंड कर रहा है, देखिए ये चीज क्या है, एक तरह से तो बोले कि मास पे ही डिपेंडेंट है। तो ये चीज हमारा क्या हो गया कि ये हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। जैसा कि ये वॉल्यूम हो गया, एंट्रोपी हो गया। एंट्रोपी आप फार्मूला में पढ़ेंगे कुछ, इसका mCln T2/T1 होता है फार्मूला। तो जब आप पढ़ेंगे तो समझ भी जाएंगे कि देखिए ये मास पे इसका फार्मूला आता है, तो ये भी मास पे डिपेंडेंट है। तो मतलब ये भी क्या है, आपका एक्सटेंसिव है। जो नहीं है, जैसे प्रेशर हो गया, ठीक है। आप प्रेशर को भी समझ लीजिए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, अब मान लीजिए इसका प्रेशर P है। अब इन दोनों को काट दीजिए बीच से, ठीक है। अब इसका पूछा गया है कि P1 इस वाले का 1 और 2 का क्या होगा, P1 का प्रेशर क्या होगा और P2 का प्रेशर क्या होगा। तो आप काटने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रेशर है P तो P ही रहेगा, ये P2 है तो P ही रहेगा। तो ऐसे चीज को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि मास पे डिपेंडेंट नहीं करता है। और एक है यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे हैं, आप देख लेंगे। हमने 2-3 एग्जांपल बताया है जो आप देखे भी होंगे, इसको कैसे समझ सकते हैं, ये चीज थी। अब देखिए डेंसिटी है। डेंसिटी भी क्या होती है, आप किसी भी, जैसे मान लीजिए कि आप वाटर है, ठीक है। आप जैसे रिवर में गए, आपका इतना सारा वाटर है, आप मान लीजिए ये वाटर, ठीक है। आप इसको वाटर को आप आधा में डिवाइड कर दिए, तो क्या अब इसका डेंसिटी चेंज हो जाता है क्या, ये मास पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये क्या बोलेंगे कि ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ये जो हमारा है, जैसे मान लीजिए कि आप गए गंगा जल उठाकर लाए, ठीक है। तो उसका डेंसिटी क्या चेंज हो जाता है, वाटर है तो वाटर ही रहेगा, उसका भी 1000 है, और जो वहां गंगा जी में है वो भी 1000 है। तो यहाँ पे आपका सेम ही है। तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो डिपेंड करता है मास पे, ये क्या हो जाता है, हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इस पे 2-3 पॉइंट है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए देख लेते हैं उसको। देखिए यहाँ पे नोट करके लिखे हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखिए क्या लिखा गया है कि रेशियो ऑफ ए 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर उनको डिवाइड करके कुछ ऐसा टर्म बन रहा है तो वो इंटेंसिव है। जैसे कि एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं, जो डेंसिटी अभी देखे थे हम, ऐसे देख लिए थे कि जो गंगा जी उठा रहे हैं वो भी पानी, मतलब उसका भी डेंसिटी 100 है, और जो ला रहे हैं घर पे उसका भी डेंसिटी 100 होगा। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए इस पॉइंट को देखिए, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए ये मास है तो ये खुद ही डिपेंड कर रहा है मास पे, और वॉल्यूम क्या था, ये भी एक्सटेंसिव था। तो ये 2 चीज एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव और ये भी एक्सटेंसिव। तो अभी क्या बताएं कि रेशियो ऑफ ए कोई भी रेशियो हो, ये सबके लिए अप्लीकेबल है। रेशियो ऑफ ए 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर आपको देखने को मिल जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से भी डेंसिटी को समझ सकते हैं, और अपने से भी समझ सकते हैं कि जो डेंसिटी होगा वो वाटर को अगर डिवाइड करेंगे तो आपका चेंज नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल काइंड ऑफ ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव। मतलब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होता है,
ये कुछ नहीं होता, जैसे कि आप कोई भी जैसे काइनेटिक एनर्जी लिख दिए, ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला हाफ mv²। अगर इसको काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो क्या लिखते हैं, इसको आप मास से सिंपली डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपको स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो क्या हो जाएगा, हाफ ये v², ठीक है। तो ये देखिए मास से खुद ही इंडिपेंडेंट हो गया, जैसे पहले काइनेटिक एनर्जी डिपेंड था, बट अगर ऐसे देख लिए काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी मास से डिवाइड कर दीजिए तो वो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चीज बोलते हैं उसको। जब मास से डिवाइड कर देते हैं तो उन चीजों को क्या बोलेंगे, ये भी इंटेंसिव होगा, क्योंकि मास पे डिपेंड करता है। अगर मास आप हटा लेंगे तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सिंपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि ये एच एंथैल्पी mcp डेल्टा टी, ठीक है, ये तो डिपेंड कर रहा है मास पे, बट अगर स्पेसिफिक एंथैल्पी लिखना रहे तो हम क्या लिखते हैं, H = h/m हो जाएगा यहाँ पे। तो ये H डैश लिख दीजिए और ये Cp डेल्टा टी। तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे सारी चीजों को हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो चलिए इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन जो आया हुआ है जेईई में, देख लेते हैं। बिल्कुल आसान है, एक बार समझ लिए तो इस चीज को आप डायरेक्टली अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव चलिए भूल गए हैं, तो क्या हो सकता है, इनसे इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो जो इंडिपेंडेंट होगा मास पे उसी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है। तब देखिए एंथैल्पी है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए वॉल्यूम क्या है, आप तो डिवाइड करेंगे तो ये v/2 हो जाएगा, ये v/2, तो ये तो चीज गया। जो ऑप्शन में 3 है वो तो काट दीजिए, ये 3 गया, ये 3 गया, बचा ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए ऐसे इलिमिनेट कीजिए आप ऑप्शन को, तो इस तरह जल्दी हो जाएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1 2 2 3 1 2 3, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे। जैसा कि जेईई एडवांस में देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे इलिमिनेट नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। आप देखें जो गलत है उसको जल्दी से हटा दें, तो हो सकता है डायरेक्ट आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाए। मान लीजिए कि यहाँ पे भी 3 हो जाता है, यहाँ 1 से 3 हो जाता ऑप्शन, तब तो आपका आंसर डायरेक्ट ये सही हो जाता। तो ऐसे चीजों पे आप ध्यान देंगे, तो ऐसे आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको चीजें मिल भी जाएंगी, ठीक है। तब देख लेते हैं एंथैल्पी क्या है, mcp डेल्टा टी, ठीक है। अभी बताए थे इस चीज को, तो ये m पे डिपेंड करता है, तो इस चीज को भी आप काट दीजिए। देखिए इस ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन, तो आपका बचा क्या, 2 ऑप्शन बचा, यही सही है। तो आप इन दोनों को जान भी नहीं रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप पता ही नहीं है कि कर रहा है कि नहीं मास पे, तब भी आप सही क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको क्या पता है, बस टेम्परेचर पता है, तो चलो ये तो सही आ रहा है, 2 तो सही आ रहा है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता। बट हम एलिमिनेट करके हम सारे ऑप्शन को काट दिए, मेरा बचा क्या, यही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह आप सॉल्व कर पाएंगे। जो कहीं भी क्वेश्चन आया हो, जेईई मेन में आया हो, जेईई एडवांस में आया हो, बीएचयू में आया हो, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे इस टाइप के, आप देख भी लेंगे, जो सॉल्व कर भी लेंगे। तो आप सिंपली इस चीज को देखिए कितना टाइम लगा। आप अगर समझ रहे हैं इन चीजों को तो आपको बिल्कुल से 30 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे भी ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए कि ये पूरे मटेरियल का होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए म्यू 1.2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काट लेंगे तब भी तो 1.2 ही रहता है, ऐसा तो है नहीं कि ये चेंज हो जाता है। तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पे एक चीज है सिग्निफिकेंस, क्या होता है इक्विलिब्रियम का। यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम बोले हैं, बट यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम का क्या सिग्निफिकेंस होता है, इसका क्या मतलब है, क्यों इक्विलिब्रियम में रहना जरूरी है। अब जैसे आप अभी हम जो बताए थे 1 से 2 प्रोसेस में जा रहा है, ये आप क्या लिखते हैं W1 से 2, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में तो है नहीं, ये पॉइंट पे कुछ और है, ये पॉइंट पे कुछ और है, इस पॉइंट पे कुछ और है, इस पॉइंट पे कुछ है। बट यहाँ पे अगर ऐसे बोले कि ये हमारा पॉइंट फिक्स्ड हो गया, ये पॉइंट हमें पता चल गया कि ये इक्विलिब्रियम पे आ गया है, तो इसको क्या कर सकते हैं, आप इस चीज को मेजर कर सकते हैं। ये हमारा टेम्परेचर कितना है, ये प्रेशर कितना है, जो पिछला चीज बताए थे उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। कभी पूछ लेगा कि सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा या थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो ये चीज आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। तो देखिए ये डिफिनेशन है, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड प्रॉपर्टी बिकम कांस्टेंट। तो सिंपली है, जो टेम्परेचर रहता है, प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, वो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है किसी एक पॉइंट पे। फिर उसको क्या करेंगे, आप मेजर कर लेंगे, तो उसी चीज को बोला गया है। फिर डिफाइन आवर सिस्टम इन द टर्म ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो सिस्टम को आप डिफाइन कर देते हैं कि हमारा इस सिस्टम का क्या है, प्रेशर इतना है 50 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा 50 डिग्री सेल्सियस पे है और 15 प्रेशर पे या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं इस चीज को। तो इसलिए इक्विलिब्रियम में रहना जरूरी है। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तो आप उस चीज को मेजर नहीं कर पाओगे। तो ये चीज थी सिग्निफिकेंस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का देख लेते हैं कि 3 टाइप्स होता है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे मैकेनिकल और केमिकल। केमिकल वाला पढ़े भी होंगे, जैसे आप
रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़े भी होंगे कि यहाँ पे जब रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, फिर आप ऐसे कुछ साइन लगा देते थे केमिस्ट्री 10th में, तो वैसा ही कुछ है। यहाँ पे क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होता है वो चेंज इन कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में आ गया है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे, जब आपका डेल्टा पी मतलब कि जो प्रेशर है वो अगर 0 हो गया तो उस चीज को बोलेंगे कि हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ गया। मैकेनिकल क्या है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो वही चीज है। फोर्स क्या है, मैकेनिकल सिस्टम है, तो वो चीज अगर 0 हो गया चेंज इन, तो आपका प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट अगर डेल्टा पी इक्वल टू 0 है। और थर्मल इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं, जब टेम्परेचर है। थर्मल मतलब क्या है, हीट से रिलेटेड है थर्मल मतलब, तो ये टेम्परेचर से हो गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे इस चीज का अब बहुत सारी जगह पे दिया रहता है मास, वहां पे कैलकुलेट नहीं किया रहता है, तो वहां पे ऐसे कंसंट्रेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर पता चल गया कि ये चीजें हमारी इक्विलिब्रियम में है। तो ये इसलिए इक्विलिब्रियम को हम मतलब इक्विलिब्रियम में रहना इसलिए सही रहता है कि आप मेजर भी कर सकते हो इस चीज को, नहीं तो पता ही नहीं रहेगा किस चीज पे प्रेशर क्या है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है कि किस चीज पे काम करेगा, तो हो सकता है हर बार आपका चेंज हो। जैसे थर्मामीटर क्या है, जीरोथ लॉ देखिए, अगर हम नहीं बताएं तो एक बार समझ लेंगे कि जो जीरोथ लॉ है वो थर्मामीटर पे ही काम करता है। ठीक है, थर्मामीटर जो है ये इसी का है कि जब से आप मुंह में लगाते हैं फिर उसके बाद आपका टेम्परेचर मेजर कर लेता है। तो वैसे ये कि 1B से कांटेक्ट में, BC से, और ऐसे आप कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आया थर्मामीटर किस चीज से रिलेटेड, तो आप बोल सकते हैं कि ये जीरोथ लॉ पे काम करता है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल किसे बोलेंगे। इस पे भी क्वेश्चन आया है, इसलिए ये सब चीजें जो क्वेश्चन आए हैं उसी चीज पे हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी कुछ अलग चीजें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, रिवर्सिबल क्या होगा, नाम से भी पता चल रहा है। जैसे केमिस्ट्री में अभी बताए थे, क्या पढ़े हुए हैं कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और जो प्रोडक्ट है हमारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा बिना किसी चेंज हुए, तो हम उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। बट यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा अलग है, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए सबसे पहले कि जो हमारा रियल चीज में है वो हमारा कभी रिवर्सिबल चीज है ही नहीं, कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो वही चीज लिखा है कि आइडियल इन नेचर नेवर एग्जिस्ट, कभी भी आप एग्जिस्ट नहीं कर सकता रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इन थर्मोडायनेमिक्स ए प्रोसेस व्हिच डायरेक्शन कैन बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप इस प्रोसेस से या इस पाथ से गए 1 से 2, अब आपको क्या करना है कि फिर उसी पाथ पे जाना है और बिना सराउंडिंग, ये जो आप है, आप मान लीजिए कि ये सिस्टम है आपका, क्योंकि सारी चीजें यहीं पे कर रहे हैं, और ये जो सराउंडिंग है बिना कुछ आप किए आप यहां तक पहुंच गए, तो उसी को बोलेंगे कि आप क्या है, आपका जो रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे आप यहां से वहां जाएंगे तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि आपके अंदर या कहीं पे भी फ्रिक्शन ना हो। जैसे आप मान लीजिए ब्लॉक को है, ठीक है, आप ब्लॉक को यहां से यहां आप फोर्स लगा के लाए, तो सिंपली यार कहीं पे भी करोगे तो फोर्स मतलब फ्रिक्शन रहेगा ही। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है तब आप बोल सकते हैं, तब वहां कंडीशन दिया रहेगा कि जो ब्लॉक को हम यहां से वहां कर रहे हैं या यहां से यहां फिर से ला रहे हैं वो हमारा फ्रिक्शन लेस सरफेस पे है, तब हम उस चीज को बोल सकते हैं कि ये हमारा रिवर्सिबल है। बट अगर ऐसा नहीं बोला है तो इन जनरल आपका कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता। सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि आप देखे भी होंगे कि जैसे आप पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, पानी आप अपने से गर्म करके आपका स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप स्टीम से फिर डायरेक्ट यहां पे ला सकते हैं। आप स्टीम को फिर कंडेंस करके क्या वही चीज आपका वाटर उतना आ जाएगा, नहीं आता है कभी। तो ये हमारा जो रियल प्रोसेसेज है जो हम करते हैं, जो हम घर में या आसपास देखते हैं, वो हमारा सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हिच डायरेक्शन कैन बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये जो हम जिस पाथ से गए वही पाथ पे आ गए विदाउट मतलब इफेक्ट ऑन सराउंडिंग। जो प्रॉपर्टी है वो भी हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। जो हमारा 2 पे प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, वो होना चाहिए। जैसे 2 अगर इधर से गए 1 से 2 गए तब भी सेम होना चाहिए, और 2 से 1 जा रहे हैं तब भी हमारा जो प्रॉपर्टी है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो भी है सारी चीजें सेम होगी, तभी हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस है, जो कि आइडियल में कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ पे एक नोट करके लिखे हैं कि जो थ्रो आउट द प्रोसेस जो होता है, मतलब यहां से यहां सारे टाइम आपका क्या होना चाहिए, जो सिस्टम है और सराउंडिंग आपस में इक्विलिब्रियम में रहे, तभी हम बोलेंगे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर किसी भी टाइम आपका नहीं है तब भी हम नहीं बोलेंगे कि ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि थ्रो आउट द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस जा रहे हैं 1 से 2, हमेशा आपको क्या रहे, सिस्टम और सराउंडिंग आपस में इक्विलिब्रियम में रहे, तभी इस चीज को बोलेंगे रिवर्सिबल चीज। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे इरिवर्सिबल क्या किसे बोलेंगे, अब इसको छोड़ के जो बच जाता है इरिवर्सिबल हो जाता है, कि जो रियल एग्जांपल होता है वो रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल जो आजकल हम देखते हैं या कोई भी चीज होती है वो हमारा इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पे हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। ये जो हमारा हीट है, मान लीजिए यहाँ पे क्यू हीट है, ये इंजन है, यहाँ पे पिछली क्लास में बताए थे इसको। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लाने के लिए क्या है कि यहाँ पे आपका वर्क होगा, ठीक है। अब चाह रहे हैं कि ये वर्क फिर से वापस हमारा हीट में हो जाए, तो हम देखे थे कि ये Q1 हो गया, ये W हो गया, ये हमारा Q2 रिजेक्ट हो जाता है सराउंडिंग में। तो ऐसा हो सकता है कि फिर आप W से Q1 आप ला देंगे, या इन दोनों को यूज करके नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए हम ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए एक क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम देख लेते हैं, जो कि जेई में है। अब देखिए ये क्वेश्चन जेई एडवांस का है, तो देख लेते हैं। जेई मेन का भी क्वेश्चन करेंगे जब जब सारे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, फिर बीएचयू बीएससी में जो आया उसको भी देखेंगे, सारी चीजों को यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं तो आप ऐसा मत समझिएगा कि ये सब चीजें नहीं आ सकती, ये सब सारी चीजें आई हुई हैं, उन्हीं को हम रेफरेंस लेके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब हमें भी नहीं पता क्या रियल में आएगा, बट आपको क्लियर कर दे रहे हैं कॉन्सेप्ट कि आपको अगर इससे रिलेटेड आए तो आप जल्दी से इस चीज को कर पाए। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज कॉल्ड ए रिवर्सिबल। कब बोलेंगे रिवर्सिबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सराउंडिंग एंड सिस्टम चेंजेस इनटू ईच अदर, ठीक है। सराउंडिंग इसमें चेंज हो जाए और इसमें चेंज हो जाए। चलिए मान लेते हैं कि कुछ समय के लिए चलिए ठीक ही लग रहा है, मतलब सही लग रहा है, चलिए मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी दूसरा भी ऑप्शन आपको देखना रहता है कि हाँ क्या इससे भी रिलेटेड है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कि आपको अच्छे में से मतलब सबसे अच्छा में से अच्छा छांटना रहता है। मतलब आपको अगर दो ऑप्शन दे दिए गए हैं, दोनों सही ही लग रहा है, तो एडवांस में आया हो तो ऐसे क्वेश्चन फंसाने को मिलते हैं। बट आपके बीएचयू बीएससी में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, आपको सिंपल क्वेश्चन दिया रहेगा, आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को क्या देख लेते हैं। यहाँ पे ये प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल कब देयर इज ए नो बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ऐसा कुछ बात ही नहीं हुआ है कि बाउंड्री में हो कि नहीं, सिस्टम और सराउंडिंग से क्या मतलब। यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे चाहे आप बताए भी थे पानी गर्म कर रहे हैं, फिर ये चीज आप मान लेंगे कि ये बाउंड्री है, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। यहाँ से स्टीम कन्वर्ट होता है, इधर बाहर आता है, तो उससे क्या मतलब, हमारा स्टीम ऐसा तो है नहीं कि फिर डायरेक्ट इसी चीज को पानी में ला देगा। वही चीज हो सकता है थोड़ा सा कम लाए, तो रिवर्सिबल इसको नहीं बोलेंगे। तीसरा क्या है, सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है इस पॉइंट से, तो ये वाला थोड़ा सा सही लग रहा है कि जो सराउंडिंग है वो ऑलवेज मतलब हमेशा, अभी क्या बताए थे कि जो सिस्टम और सराउंडिंग है, यहाँ पे जो सिस्टम और सराउंडिंग है वो हर एक टाइम मतलब हर एक जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है, हर एक पॉइंट पे आपका दोनों इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम। तो जो सराउंडिंग है यहाँ पे सारे टाइम आपका इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे ऑलवेज दे दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान दीजिएगा। और द सिस्टम चेंजेस इनटू सराउंडिंग स्पॉन्टेनियसली, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपका क्या है सिस्टम, यहाँ पे वही चीज हो गई कि यहाँ पे पानी गर्म कर रहे हैं, ये आपका स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है, नहीं है। तो ये चीज आपका हट गया, ये दो चीज तो आपका ऐसे ही कट जब मतलब ऑप्शन में से हट गया, और ये दो चीज में कंफ्यूजन है, तो इसमें दो चीज में जो बढ़िया लगे आपको देखिए यहाँ पे दिया है